18वीं और 19वीं शताब्दी का भारत केवल राजनीतिक परिवर्तन का नहीं बल्कि गहरे सामाजिक और आर्थिक संकट का भी काल था। और इस संकट का सबसे बड़ा प्रभाव पड़ा भारतीय किसानों पर, जो उस समय की अर्थव्यवस्था की रीढ़ थे, लेकिन फिर भी सबसे अधिक शोषित वर्ग बनकर उभरे। जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपने शासन का विस्तार किया, तब उसने सबसे पहले राजस्व प्रणाली को अपने नियंत्रण में लिया, क्योंकि किसी भी साम्राज्य की स्थिरता उसके आर्थिक ढांचे पर निर्भर करती है। और इसी प्रक्रिया में किसानों की पारंपरिक जीवन प्रणाली धीरे धीरे टूटने लगी। ब्रिटिश शासन से पहले भारत में कृषि व्यवस्था स्थानीय परिस्थितियों और परंपराओं पर आधारित थी, जहां कर प्रणाली अपेक्षाकृत लचीली थी और प्राकृतिक आपदाओं के समय किसानों को कुछ राहत मिल जाती थी। लेकिन अंग्रेजों ने इसे एक कठोर और स्थिर प्रणाली में बदल दिया, जिसमें कर की दरें निश्चित कर दी गईं और किसानों को हर परिस्थिति में कर चुकाना अनिवार्य कर दिया गया, चाहे फसल अच्छी हो या खराब। और इसी कारण किसानों की आर्थिक स्थिति धीरे धीरे कमजोर होने लगी। इस नई व्यवस्था का सबसे बड़ा उदाहरण था परमानेंट सेटलमेंट, जिसे लागू करके अंग्रेजों ने जमींदारों को भूमि का मालिक बना दिया और किसानों को उनके अधीन कर दिया। इससे किसानों और जमीन के बीच का सीधा संबंध टूट गया और वे केवल किराएदार बनकर रह गए, जिन्हें हर हाल में कर चुकाना पड़ता था। और यदि वे ऐसा करने में असफल होते तो उनकी जमीन छीन ली जाती थी। इसी प्रकार अन्य क्षेत्रों में भी अलग अलग राजस्व प्रणालियां लागू की गईं, जैसे रैयतवाड़ी सिस्टम और महलवाड़ी सिस्टम। लेकिन इन सभी प्रणालियों का एक ही उद्देश्य था, अधिक से अधिक राजस्व प्राप्त करना। और इस प्रक्रिया में किसानों की स्थिति लगातार खराब होती गई, क्योंकि उन्हें अपनी आय का बड़ा हिस्सा कर के रूप में देना पड़ता था। किसानों की दुर्दशा केवल कर प्रणाली तक सीमित नहीं थी, बल्कि उन्हें मजबूर किया जाता था कि वे अपनी पारंपरिक खाद्य फसलों के बजाय नकदी फसलें उगाएं, जैसे नील, कपास और अफीम, ताकि ब्रिटिश उद्योगों और व्यापार को लाभ मिल सके। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण था इंडिगो रिवोल्ट, जहां किसानों ने नील की खेती के खिलाफ विद्रोह किया, क्योंकि इससे उन्हें आर्थिक लाभ नहीं होता था बल्कि नुकसान ही होता था। इस प्रकार धीरे धीरे भारतीय किसान एक ऐसे जाल में फंस गए जहां उनके पास न तो आर्थिक स्वतंत्रता थी और न ही सामाजिक सुरक्षा। वे कर्ज में डूबते चले गए और महाजनों और जमींदारों के शोषण का शिकार बनते गए। और ये स्थिति केवल व्यक्तिगत नहीं थी, बल्कि पूरे ग्रामीण समाज को प्रभावित करने लगी, जिससे भारत की पारंपरिक ग्रामीण संरचना कमजोर होने लगी। अंग्रेजी राज में किसानों की दुर्दशा का ये प्रारंभिक चरण ये स्पष्ट करता है कि कैसे एक विदेशी शासन की आर्थिक नीतियां धीरे धीरे समाज के सबसे कमजोर वर्ग को सबसे अधिक प्रभावित करती हैं। और यही वो आधार था जिसने आगे चलकर कई बड़े किसान आंदोलनों और विद्रोहों को जन्म दिया, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए। अंग्रेजी शासन की आर्थिक नीतियों के प्रभाव अब और अधिक गहराई से दिखाई देने लगे थे, और किसानों की स्थिति केवल कठिन नहीं बल्कि अत्यंत दयनीय होती जा रही थी। क्योंकि जहां एक ओर कर का बोझ लगातार बढ़ रहा था, वहीं दूसरी ओर प्राकृतिक आपदाएं, अकाल और बाजार की अस्थिरता ने उनके आय के स्रोत को कमजोर कर दिया था। और इस पूरी स्थिति में किसान धीरे धीरे कर्ज और शोषण के ऐसे चक्र में फंस गए जिससे निकल पाना लगभग असंभव हो गया। किसानों की सबसे बड़ी समस्या बन गया था कर्ज, क्योंकि उन्हें हर हाल में कर चुकाना पड़ता था, और जब उनकी फसल खराब हो जाती या बाजार में उन्हें उचित मूल्य नहीं मिलता, तब वे महाजनों से कर्ज लेने के लिए मजबूर हो जाते थे। ये महाजन अत्यधिक ब्याज दरों पर पैसा देते थे, जिससे किसानों का कर्ज समय के साथ बढ़ता ही चला जाता था। और कई बार स्थिति इतनी गंभीर हो जाती थी कि किसान अपनी जमीन, पशु और यहाँ तक कि अपना घर भी खो देते थे। इस आर्थिक संकट को और अधिक गंभीर बना दिया लगातार बढ़ने वाले अकालों ने, विशेष रूप से ग्रेट फैमिन ऑफ 1876-78 और बंगाल फैमिन ऑफ 1943 जैसी घटनाएं ये दर्शाती हैं कि किस प्रकार लाखों लोग भूख और कुपोषण का शिकार हुए। इन अकालों के दौरान भी ब्रिटिश सरकार की नीतियां कठोर बनी रहीं और कर वसूली जारी रही, जिससे किसानों की स्थिति और अधिक खराब हो गई। ब्रिटिश शासन की एक और महत्वपूर्ण नीति थी कृषि को व्यापारिक दृष्टि से देखना, जिसके कारण किसानों को नकदी फसलों की ओर धकेला गया, जैसे कपास, नील और अफीम। इन फसलों का उपयोग ब्रिटिश उद्योगों और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए किया जाता था, लेकिन इससे किसानों को कोई विशेष लाभ नहीं होता था, क्योंकि उन्हें इन फसलों के लिए उचित मूल्य नहीं मिलता था और वे खाद्यान्न उत्पादन से दूर होते चले जाते थे, जिससे उनके अपने जीवन में खाद्य संकट उत्पन्न हो गया।
इस पूरी व्यवस्था में किसानों की स्थिति एक मजदूर से भी बदतर हो गई थी, क्योंकि उनके पास न तो अपनी भूमि पर पूरा अधिकार था और न ही अपने श्रम के फल पर। वे केवल एक ऐसे तंत्र का हिस्सा बन गए थे जो उनसे अधिक उत्पादन और कर की अपेक्षा करता था, लेकिन बदले में उन्हें कोई सुरक्षा या सहायता प्रदान नहीं करता था। ग्रामीण समाज में भी इसका गहरा प्रभाव पड़ा। जहां पहले सामूहिकता और सहयोग की भावना थी, वहां अब आर्थिक असमानता और सामाजिक तनाव बढ़ने लगे। जमींदार और महाजन अधिक शक्तिशाली होते गए, जबकि किसान और गरीब वर्ग कमजोर होते गए। इस असंतुलन ने ग्रामीण जीवन की स्थिरता को तोड़ दिया और समाज में असंतोष बढ़ने लगा। इन परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप कई स्थानों पर किसानों ने विरोध और विद्रोह का रास्ता अपनाया। उन्होंने अपनी आवाज उठाने की कोशिश की और शोषण के खिलाफ संघर्ष किया। ये छोटे छोटे आंदोलन आगे चलकर बड़े किसान आंदोलनों और स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए, जिससे ये स्पष्ट होता है कि किसानों की दुर्दशा केवल एक सामाजिक समस्या नहीं थी, बल्कि ये एक राजनैतिक मुद्दा भी बन चुकी थी। इस प्रकार अंग्रेजी राज में किसानों की स्थिति लगातार बिगड़ती गई और ये केवल आर्थिक संकट नहीं था, बल्कि एक मानवीय संकट बन गया था, जिसने लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित किया और भारतीय समाज की संरचना को गहराई से बदल दिया। अंग्रेजी शासन के बढ़ते आर्थिक और सामाजिक शोषण के बीच भारतीय किसानों के भीतर असंतोष अब खुलकर सामने आने लगा था, और जो पीड़ा वर्षों से दबाई जा रही थी, वो धीरे धीरे विद्रोह और आंदोलनों के रूप में प्रकट होने लगी। क्योंकि जब किसी समाज के सबसे बड़े वर्ग को लगातार अन्याय का सामना करना पड़ता है, तो वो एक समय के बाद प्रतिरोध के लिए खड़ा हो जाता है। और यही स्थिति ब्रिटिश भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिली, जहां किसानों ने अपने अधिकारों के लिए संघर्ष शुरू किया। सबसे पहले ये विरोध स्थानीय स्तर पर छोटे छोटे आंदोलनों के रूप में शुरू हुआ, लेकिन धीरे धीरे ये एक व्यापक किसान आंदोलन में बदल गया। और इसका एक प्रमुख उदाहरण था इंडिको रिवोल्ट, जहां बंगाल के किसानों ने नील की खेती के खिलाफ आवाज उठाई। उन्हें मजबूर किया जाता था कि वे अपनी जमीन पर नील उगाएं, जिससे उन्हें कोई लाभ नहीं होता था, बल्कि उनकी भूमि की उपजाऊ क्षमता भी कम हो जाती थी। इस आंदोलन ने यह दिखा दिया कि किसान अब अन्याय के खिलाफ चुप रहने वाले नहीं हैं। इसके बाद विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के किसान आंदोलन देखने को मिले, जैसे डेक्कन रायट्स, जहां किसानों ने महाजनों और साहूकारों के खिलाफ विद्रोह किया। इन महाजनों ने अत्यधिक ब्याज दरों पर कर्ज देकर किसानों को अपने जाल में फंसा लिया था, और जब किसान कर्ज नहीं चुका पाते थे, तो उनकी जमीन और संपत्ति छीन ली जाती थी। इस विद्रोह ने ग्रामीण समाज में आर्थिक शोषण के खिलाफ एक मजबूत संदेश दिया। इसी प्रकार उत्तर भारत और अन्य क्षेत्रों में भी किसानों ने अपने अधिकारों के लिए संघर्ष किया, और धीरे धीरे ये आंदोलन केवल आर्थिक मुद्दों तक सीमित नहीं रहे, बल्कि इनमें सामाजिक और राजनीतिक चेतना भी शामिल होने लगी। किसान अब ये समझने लगे थे कि उनकी समस्या केवल स्थानीय जमींदार या महाजन तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक व्यापक औपनिवेशिक शासन की नीतियां हैं। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में ये किसान आंदोलन राष्ट्रीय आंदोलन के साथ जुड़ने लगे, और इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई महात्मा गांधी ने, जिन्होंने किसानों के मुद्दों को राष्ट्रीय स्तर पर उठाया। उन्होंने ये समझा कि भारत की स्वतंत्रता केवल राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं हो सकती, बल्कि इसके लिए सामाजिक और आर्थिक न्याय भी आवश्यक है। गांधी जी के नेतृत्व में कई महत्वपूर्ण किसान आंदोलन हुए, जिनमें चंपारण सत्याग्रह विशेष रूप से उल्लेखनीय है, जहां बिहार के किसानों को नील की खेती के लिए मजबूर किया जा रहा था। गांधी जी ने शांतिपूर्ण विरोध के माध्यम से इस समस्या को उठाया, और अंततः किसानों को राहत मिली। ये आंदोलन इस बात का प्रतीक था कि अहिंसात्मक संघर्ष के माध्यम से भी न्याय प्राप्त किया जा सकता है। इसके अलावा खेड़ा सत्याग्रह और अन्य आंदोलनों ने भी किसानों की स्थिति को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन आंदोलनों ने ये स्पष्ट कर दिया कि किसान अब केवल शोषण सहने वाले नहीं हैं, बल्कि वे अपने अधिकारों के लिए संगठित होकर संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। इस प्रकार किसानों के ये विद्रोह और आंदोलन केवल आर्थिक संघर्ष नहीं थे, बल्कि ये भारतीय समाज में जागरूकता और आत्मसम्मान के बढ़ने का संकेत थे। उन्होंने ये दिखाया कि जब समाज का सबसे कमजोर वर्ग भी अपने अधिकारों के लिए खड़ा होता है, तो वो परिवर्तन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होता है। अंग्रेजी शासन के अंतिम चरण तक आते आते भारतीय किसानों का संघर्ष केवल जीविका का प्रश्न नहीं रहा था, बल्कि ये सम्मान, अधिकार और अस्तित्व की लड़ाई बन चुका था। क्योंकि वर्षों तक चले शोषण, करों के बोझ, कर्ज और अकालों ने उन्हें ये समझा दिया था कि उनकी समस्याओं का स्थायी समाधान केवल व्यवस्था के परिवर्तन में ही संभव है। और यही कारण था कि किसान आंदोलन धीरे धीरे भारत के व्यापक स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया।
20वीं शताब्दी के मध्य तक किसानों की स्थिति में कुछ आंशिक सुधार अवश्य देखने को मिले, लेकिन ये सुधार बहुत सीमित थे और अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी, कर्ज और असमानता बनी रही। फिर भी एक महत्वपूर्ण परिवर्तन ये था कि अब किसान जागरूक हो चुके थे और अपने अधिकारों के प्रति सजग थे। वे ये समझने लगे थे कि उनका शोषण केवल आर्थिक नहीं बल्कि राजनीतिक भी है और इसके खिलाफ संगठित संघर्ष ही समाधान है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान किसानों की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो गई। उन्होंने बड़े पैमाने पर आंदोलनों में भाग लिया और राष्ट्रीय नेताओं का समर्थन किया। इस समय महात्मा गांधी के नेतृत्व में चल रहे आंदोलनों ने किसानों को एक नई दिशा दी, जहां उन्हें ये विश्वास दिलाया गया कि उनका संघर्ष केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि राष्ट्रीय है, और यही भावना उन्हें आंदोलन में सक्रिय रूप से शामिल होने के लिए प्रेरित करती रही। किसानों के संघर्ष का एक महत्वपूर्ण परिणाम ये हुआ कि ब्रिटिश सरकार को अपनी नीतियों में कुछ परिवर्तन करने पड़े। हालांकि ये परिवर्तन पूरी तरह से किसानों के पक्ष में नहीं थे, लेकिन उन्होंने ये संकेत दिया कि अब सरकार पर दबाव बढ़ रहा है और वो पूरी तरह से किसानों की उपेक्षा नहीं कर सकती। ये परिवर्तन भविष्य के लिए एक आधार बन गए, जिन पर स्वतंत्र भारत में कृषि सुधारों की नींव रखी गई। 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ, तब किसानों के सामने एक नई आशा और संभावनाओं का द्वार खुला, लेकिन इसके साथ ही कई चुनौतियां भी थीं, क्योंकि वर्षों तक चले शोषण ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कमजोर कर दिया था और उसे पुनः सशक्त बनाने के लिए समय और प्रयास की आवश्यकता थी। स्वतंत्रता के बाद सरकार ने भूमि सुधार, कर प्रणाली में बदलाव और किसानों के हित में नीतियां लागू करने की कोशिश की, लेकिन ये प्रक्रिया धीरे धीरे आगे बढ़ी। अंग्रेजी राज में किसानों की दुर्दशा की सबसे बड़ी विरासत ये थी कि इसने भारतीय समाज को ये सिखाया कि आर्थिक न्याय के बिना कोई भी समाज स्थिर नहीं रह सकता, और यदि किसी वर्ग का लगातार शोषण होता है तो वो अंततः विद्रोह और परिवर्तन की ओर अग्रसर होता है। ये अनुभव स्वतंत्र भारत के नीति निर्माताओं के लिए एक महत्वपूर्ण सबक बना। इस पूरे कालखंड को देखने पर यह स्पष्ट होता है कि किसानों की स्थिति केवल एक आर्थिक समस्या नहीं थी, बल्कि ये एक व्यापक सामाजिक और राजनीतिक संकट का हिस्सा थी, जिसने भारतीय समाज की संरचना को गहराई से प्रभावित किया और स्वतंत्रता संग्राम को एक मजबूत आधार प्रदान किया। अंततः अंग्रेजी राज में किसानों की दुर्दशा हमें ये समझाती है कि किसी भी राष्ट्र की वास्तविक शक्ति उसके किसानों और श्रमिकों में होती है, और यदि उनका जीवन सुरक्षित, सम्मानजनक और संतुलित नहीं होगा तो राष्ट्र की प्रगति भी स्थायी नहीं हो सकती। यही वो गहरा संदेश है जो इस इतिहास से हमें प्राप्त होता है, और यही कारण है कि ये विषय आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उस समय था।